वो दिसंबर की ठंडी रात थी। रात के 2 बज रहे थे। फाइजा अपने बेड पर आराम से सोई हुई थी कि तभी उसको महसूस हुआ कि कोई धीमे धीमे उसके जिस्म के ऊपर आ रहा है। वो डर गई। उसने उठने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म मानो उसके बस में ही नहीं था। उसने आंखों को खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन पूरे कमरे में अंधेरा था, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसके दोनों हाथों को किसी ने मजबूती से जकड़ लिया। अब वो बुरी तरह छटपटा रही थी कि तभी एक ताकतवर वजूद पूरी तरह से उस पर हावी हुआ। इतनी सर्दी में भी वो पसीने में पूरी तरह भीगी हुई थी। वो बिल्कुल बेबस थी। उसको महसूस हुआ कि कोई उसके गालों के बिल्कुल करीब है। वो उसकी सांसों को अपने चेहरे पर साफ साफ महसूस कर सकती थी। वो बिल्कुल उसके करीब था। फिर उसे लगा कि वो उसके जिस्म को मसल रहा है कि तभी फाइजा की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके हलक से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों से मानो बारिश शुरू हो चुकी थी, जो कि कई घंटे चलने वाली थी। आज फाइजा 17 साल की हुई थी। उसका बर्थडे था, तो वो बाकायदा तैयार हुई थी। ब्लैक कलर के गाउन में वो एकदम प्रिंसेस लग रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, आज जरा सा मेकअप करके वो तो भला की खूबसूरत लग रही थी। फाइजा बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी नकचड़ी और घमंडी भी थी। जब भी कोई उसकी तारीफ करता तो वो खुद को दूसरे से अच्छा समझने लगती, और हो भी क्यों ना, वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई देखे तो बस देखता रह जाए। उसकी भूरी आंखें और गुलाबी होठ तो जैसे मानो बनाने वाले ने बखूबी तरासे हों, और उसके रेशम से बाल और नाजुक से पैर देखने से लगता था कि सचमुच कोई परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। उसकी दोस्त महक कहती है, वाह फाइजा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है और तुम बिल्कुल हूर की परी लग रही हो। फाइजा इतराते हुए बोली, मेरे पापा दिल्ली से लाए हैं और ये बहुत कीमती है। महक उसके इस अंदाज से थोड़ा चिढ़ गई और जबरदस्ती मुस्कुराई, फिर केक खाने में बिजी हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद फाइजा अपने कमरे में आई और कमरे को लॉक करके चेंज करने के लिए बाथरूम में जाकर जैसे ही ड्रेस को उतारा, वैसे ही उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों तरफ गौर से देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने नाइट शॉर्ट पहने और सोने के लिए बेड पर लेट गई। पार्टी में थकान की वजह से जल्द ही वो नींद के आगोश में चली गई। रात के करीब 3 बजे उसे महसूस हुआ कि कोई उसके गालों पर उंगलियों से बहुत ही धीरे धीरे छू रहा हो। फिर उसकी उंगलियां सरकते हुए धीरे धीरे उसके बालों में आ गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन से होते हुए नीचे की ओर बढ़ी। वैसे ही उसने घबराकर झट से आंखें खोल दी। हड़बड़ाकर उठी और पास के टेबल पर रखी लाइट को जला दिया और गौर से देखने लगी। उसे कोई नहीं दिखा। उसने उठकर पूरे कमरे की लाइट को जला दिया और सब जगह देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दिल पर हाथ रखा और कहा, उफ, कितना डरावना ख्वाब था। उसने फिर लाइट बंद कर दी और वापस आकर लेट गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अभी भी उसके कमरे में है और उसे घूर रहा है। उसने फिर लाइट जला दी और कहा, शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, मैं आइंदा से महक की बातों में नहीं आऊंगी। फिर उसने लाइट खुली ही रहने दी और ऐसे ही सो गई, इससे बेखबर कि कोई अभी भी उसे देखे जा रहा था। फाइजा, फाइजा उठो बेटा। फाइजा की माँ फाइजा को उठाने की कोशिश करती है। फाइजा कंबल में मुंह डाले कसमसाती हुई अध खुली आंखों से देखती है। कमरे में थोड़ा उजाला फैल चुका था। सुबह हो चुकी थी। उसकी माँ फिर से आवाज देती है और दरवाजा भी बजाती है। फाइजा लेटे लेटे आवाज देती है, हाँ माँ, उठ रही हूँ। और फिर नजर उठाकर टेबल पर रखी घड़ी देखती है और चौंक कर एक झटके से बेड से उतर आती है और कहती है, ओह माय गॉड, 10 बज गए। मुझे तो कॉलेज भी जाना था। मैं इतनी देर तक सोती रही। फिर उसे रात का वाकया याद आता है। वो डर से सिहर जाती है और वो फिर से सोचों में डूब जाती है कि वो सपना था या हकीकत। तभी उसकी माँ फिर आवाज देती है। वो फिर यस ममा कहते हुए फ्रेश होने चली जाती है। फाइजा के बर्थडे के 1 हफ्ते पहले फाइजा अपने कॉलेज से लौट रही थी कि तभी महक कहती है, सुनो सब, यहाँ से थोड़ी दूर एक दरगाह है, उसके पास एक जलेबी बनाने वाला है। उसकी जलेबियां बड़ी ही टेस्टी हैं। कल जुम्मे रात को मैं अम्मी के साथ गई थी तो गरम गरम जलेबियां खाई, कसम से मजा ही आ गया। जलेबियों का नाम सुनते ही सबने कहा, वाह री महक, ये तूने अच्छा बताया।
वैसे भी भूख लग रही है, क्या कहते हो सब, चले फिर? सबने एक साथ कहा ठीक है चलते हैं। वे पांचों लोगों ने अपनी साइकिल उस रास्ते पर मोड़ दी। फिर सारे वहां पहुंच गए। सबा, आसना, दिव्या, महक और फाइजा पांचों एक ही क्लास में पढ़ते थे। सब लोग साइकिल से कॉलेज आते जाते थे। महक, फाइजा और दिव्या की बहुत ही पक्की दोस्ती थी और तीनों के घर भी आसपास ही थे। आसना और सभा 3 किलोमीटर दूर से आते थे। सबने जलेबियों का ऑर्डर दिया। तभी सभा कहने लगी, जब तक जलेबियां तैयार हो रही हैं चलो अंदर घूम कर आते हैं। दिव्या कहने लगी कि हम दोनों यहीं रुकते हैं, तुम लोग हो आओ, हम बाद में चले जाएंगे। आसना और दिव्या वहीं ठेले के पास रुकती हैं और वो तीनों दरगाह के अंदर चली जाती हैं। दरगाह का गेट खुला हुआ था। दरगाह के चारों तरफ खूब सारी फुलवारी लगी थी, उन पर काफी तितलियां मंडरा रही थी और एक तरफ कोने में कई कब्रें बनी हुई थी। बीचों बीच एक कमरे नुमा छोटे से चबूतरे में अंदर एक चिराग जल रहा था और एक बुजुर्ग आदमी सर झुकाए अंदर बैठे हुए थे। दरगाह के बाई तरफ एक पुराना इमली का पेड़ था, उस पर कई धागे एक साथ बंधे हुए थे। पुराने होने की वजह से उनका रंग समझ में नहीं आ रहा था। सभा वही दरगाह में बैठकर दुआएं करने लगती है। महक और फाइजा फुलवारी देखने के लिए वही टहलने लगती है। फाइजा एक तितली को देखती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है कि अचानक उसका पांव फिसलता है और जैसे ही वो गिरने को होती है तभी वो वहीं पेड़ के धागों को मजबूती से पकड़ती है और गिरते गिरते बचती है। उसके पांव में थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो वहीं एक कब्र पर बैठ जाती है और अपना पांव सहलाने लगती है। उन धागों से एक धागा टूटकर उसके हाथ में ही रह जाता है। वो उस पर ध्यान नहीं देती। तभी महक उसे हाथ पकड़कर उठा देती है और उससे जोर से कहती है, फाइजा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम एक कब्र पर बैठी हो और तुमने ये धागे भी तोड़ दिए हैं। पता भी है ये धागे काफी सालों से यहाँ बंधे थे और कहा जाता है कि यहाँ बाबा ने एक जिन को बांधा था और तब से वो यहीं गुलामी करता है। तभी फाइजा उस पर गुस्से से देखती हुई कहती है, तुझे इस जिन की पड़ी है? देख मेरे पाँव में कितनी खरोच आ गई है और मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया ना। इतने में दिव्या उन दोनों को आवाज देती हुई वहीं चली जाती है। क्या यार, कब से हम लोग तुम दोनों को बुला रहे हैं और तुम यहाँ दरगाह के पीछे लुका छिपी खेलने में बिजी हो? फिर उसकी नजर फाइजा के पाँव पर पड़ती है। ये क्या हुआ? दिव्या उससे पूछती है। फाइजा कहती है, कुछ नहीं, पहले ये बता यहाँ बैंडेज कहाँ मिलेगा? दिव्या कहती है, बाहर चलकर देखते हैं। महक फाइजा को हल्का सा सहारा देकर बाहर लेकर आती है। सभा और आसना फाइजा को देखती हैं। सभा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? आसना कहती है, तुम ठीक तो हो फाइजा? फाइजा कहती है, बाद में बताऊंगी, पहले कोई बैंडेज ले आओ। सभा और दिव्या बैंडेज लेने के लिए चली जाती हैं। महक मुंह बनाकर बोलती है, इतनी चोट भी नहीं आई है जितना तुम ड्रामा कर रही हो। अब तक तो जलेबियां ठंडी भी हो गई होंगी। और फिर पॉलिथीन में रखी हुई जलेबियों को देखती है, फिर खोलकर एक जलेबी को मुंह में रख लेती है। फाइजा गुस्से से उसे देखकर कहती है, ठूस लो सारी जलेबियां तुम, मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। और इतना कहकर अपने पाँव को सहलाने लगती है। तभी आसना की नजर उसके हाथ पर पड़ती है जिसमें थोड़ा सा धागा लिपटा हुआ था। आसना कहती है, ये क्या है फाइजा? फाइजा अपने हाथ को देखती है, फिर उसे जोर से झटक देती है और कहती है, कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही कुछ लग गया होगा। और फिर मुड़कर उस इमली के पेड़ को देखती है। तभी उसे कुछ धुंधला सा पेड़ पर दिखाई देता है और तभी आसना उससे कहती है, फाइजा सुनो। फाइजा आसना की तरफ पलटती है और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है, रुको। और फिर वापस मुड़कर देखती है, वहां कुछ नहीं होता। आसना उसे देखती है और फिर पेड़ को देखती है, फिर पूछती है, क्या हुआ फाइजा? फाइजा नहीं में सिर हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं। तभी सभा और दिव्या बैंडेज लेकर आती हैं। उसके बैंडेज लगाने के बाद दिव्या महक को देखती है जो जलेबी खाने में बिजी होती है। महक, कतई नालायक हो तुम, बेचारी की तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। और महक से पॉलिथीन छीन लेती है, फिर बीच में रख लेती है। महक उसे घूरती है और सब हंसते हुए जलेबियां खाने लगते हैं। सभा कहती है, चलो काफी देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। और सब चल देते हैं। फाइजा अपने घर के रास्ते में पहुंचती है। यहाँ से फाइजा को अकेले ही जाना होता है। फाइजा पैर में चोट की वजह से धीमे धीमे चल रही थी और महक की बातों को सोचे जा रही थी। फाइजा थोड़ी दूर चलती है कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। फाइजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं दिखा। वो फिर आगे चलने लगती है
तो फिर उसे वही लगता है। वो फिर मुड़कर देखती है तो उसने देखा कि कोई जल्दी से छिप गया है। फाइजा बोलती है, मुझे बताओ कौन हो तुम? देखो मैं जानती हूं कि तुम यहां हो, मुझे डराओ मत, प्लीज सामने आओ। और फिर वो सामने आ जाता है। वह एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि बगल वाले घर में बने खंबे के पीछे छुप रहा होता है। फाइजा उसे प्यार से देखती है। वो बच्चा उस साइकिल में लटकी जलेबियों को देख रहा होता है। फाइजा उसे वो जलेबी दे देती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। वो बच्चा मुस्कुरा देता है और वहीं बैठकर जलेबी खाने लगता है। फाइजा अब आगे घर की ओर चल देती है। वो एक बार फिर मुड़कर बच्चे को देखती है तो वो बच्चा वहां नहीं होता है। फाइजा डर जाती है और तेजी से घर की तरफ दौड़ लगा देती है। फाइजा घर पहुंचती है और दरवाजा बंद करके गहरी सांस लेती है। फिर खुद को नॉर्मल करती हुई कहती है, ये मेरा वहम है, मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर अपने रूम में चली जाती है। फाइजा की अम्मी उसे आवाज देती है, फाइजा फाइजा खाना खा लो आकर। फाइजा खाना खाने आती है और फिर खाना खाते खाते उनसे बातें करने लगती है। फिर 1 घंटे बाद अपने रूम में जाने लगती है और अम्मी से कहती है, अम्मी थोड़ी देर बाद मेरी कॉफी मेरे रूम में दे देना, मुझे अपने असाइनमेंट पूरे करके जल्दी सबमिट करने हैं। और फिर वो अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर देती है। वह असाइनमेंट लिखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर आवाज आती है, धड़ धड़ धड़, दरवाजे पीटने की आवाज आती है। फाइजा कहती है, अम्मी मैं बिजी हूँ, आप खुद अंदर आ जाओ, दरवाजा लॉक नहीं है। और जब 2 मिनट तक कोई आवाज नहीं आती तो खुद उठकर देखने लगती है। दरवाजा खुला हुआ था। वो उठकर बाहर आती है तो देखती है कि दरवाजे पर कोई नहीं है। वो अपनी अम्मी के रूम में आती है तो उसकी अम्मी सो रही होती हैं। वो उन्हें जगाती है और कहती है, क्या हुआ अम्मी, आप अंदर क्यों नहीं आई? तो उसकी अम्मी कहती है, अरे वो खाना खाने के बाद मेरी आंख लग गई थी, मैं तेरी कॉफी अभी बना देती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है। फाइजा हैरत से सोच में पड़ जाती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। अगर अम्मी सो रही थी तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? अपना असाइनमेंट पूरा करने के बाद फिर वह सोने के लिए अपने रूम में आ जाती है। वो अपनी नाइट ड्रेस चेंज करके नाइट बल्ब ऑन करके अपने बिस्तर पर लेट जाती है और अपना फोन चलाने लगती है कि तभी थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा होकर उसे देख रहा है। फाइजा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर्दे हिल रहे थे। फाइजा डरती हुई धीरे धीरे बेड से उतरी और दौड़कर लाइट जला देती है। पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। वो पर्दे हटा के देखती है तो वहां पर एक धागा पड़ा होता है। फाइजा उसे उठाकर गौर से देखती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही धागा है जो कि उसकी उंगली में फंस गया था, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? इसे तो मैंने वहीं झटक कर फेंक दिया था। फिर वो उसे गुस्से से उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और लाइट बंद करके सो जाती है। रात के करीब 2 बजे वो देखती है कि कोई उसके बेड के करीब बैठकर उसके बाल सहला रहा है, उसे गौर से देख रहा है और फिर अपने दोनों हाथों पर उसकी ढीली सी पकड़ महसूस होती है। फिर कुछ देर बाद वह अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस करती है। वो हिलने डुलने की कोशिश करती है लेकिन उसका जिस्म जैसे सुन्न हो गया हो। उसे किसी का हाथ उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने पर महसूस होता है और तभी उसे लगता है कि किसी ने उसकी गर्दन में धीरे से काट लिया हो। वो दिल ही दिल में रब को याद कर रही होती है और रब से फरियाद करती है कि या रब प्लीज मुझे बचा लो। उसकी दोनों आंखें भीग जाती है और तभी उसकी आंखें एक झटके से खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है। फिर घबराकर लाइट ऑन करती है और चारों तरफ देखती है। उसके सिवा वहां कोई नहीं था, लेकिन उसका डर कम नहीं होता है। वो फिर दौड़कर अपने रूम से भागकर अपनी मम्मी के रूम में चली जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। वो लगातार दरवाजा खटखटा रही होती है। उसे लगता है कि जैसे कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। तभी उसकी अम्मी दरवाजा खोलती है और उसे इस हालत में देखकर घबरा जाती हैं। वो उसे अपने करीब करते हुए पूछती हैं, क्या हुआ फिजा बेटा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है, कुछ तो बोलो फिजा फिजा। और फाइजा रोते हुए अपनी मम्मी से लिपट जाती है। तभी उसके पापा उससे कहते हैं, फाइजा क्या हुआ, कुछ तो जवाब दो। फाइजा बस डर की वजह से अपनी मम्मा से चिपकी होती है और कुछ नहीं बोलती। फाइजा कुछ देर बाद नॉर्मल होती है। फिर कहती है कि वो मैंने एक सपना देखा, बहुत डरावना, और चाहते हुए भी कुछ भी नहीं बता पाई।
तब उसकी मम्मा हंसते हुए कहती है, ओह अच्छा, तुमने तो हमें भी डरा दिया फाजिया, वो सपना ही था। हकीकत में तो कोई हमारी फाइजा को नहीं डरा सकता है ना। और वो फाइजा के पापा की तरफ देखती हुई कहती है, वैसे भी हमारी फाइजा भूत वूत से नहीं डरती, बचपन से बहादुर है। फिर फाइजा को देखती है। फाइजा ने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। फाइजा बचपन से ही निडर थी और इस वजह से सब उसकी तारीफ भी करते थे। वो जब 6 साल की हुई थी तब से ही अकेले सोती थी और उसे हॉरर मूवी भी देखना पसंद था। वो अपनी डरने वाली सहेलियों का मजाक भी उड़ाती थी और खूब हंसती थी। उसे कभी इन चीजों पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जो आज हुआ था उससे वो काफी डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब ही था या हकीकत। फाइजा को खुद अपना हुलिया देखकर शर्म महसूस होती है कि बस एक ख्वाब की वजह से उसने सबको इतना परेशान कर दिया। फाइजा सोचती है कि ये सब मेरा वहम है और वो फिर सर झटक कर अपने रूम में चली जाती है। रात में जब वो सो रही होती है तो नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। अब अगली सुबह जब वह सोकर उठती है तो उसका सर उसे भारी लगता है, लेकिन फिर भी वो उठती है और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने जाती है। आज उसका बर्थडे जो था, वो बाथरूम में जाकर ब्रश करके मुंह धोकर खुद का चेहरा गौर से देखती है और मुस्कुरा देती है। फिर अपने सारे कपड़े उतारकर शावर चलाने के लिए हाथ बढ़ाती है कि उसे अपने हाथ पर एक हल्का लाल निशान दिखाई देता है। वो उसे गौर से देखती है, फिर दूसरे हाथ में देखती है तो वैसा ही निशान दूसरे हाथ में भी था। वो डर जाती है और जल्दी से खुद को टॉवल में लपेटकर रोने लगती है। फिर बाथरूम को अच्छी तरह से चेक करती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। वो तय करती है कि वो ये निशान अपनी मम्मा को दिखाएगी और सारी बात उन्हें बता देगी। वो फिर डरते डरते नहाती है, इस बात से बेखबर कि वो अभी भी वहीं था, दूर बैठकर उसे ही देख रहा था। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी शावर लिया और कपड़े पहनकर दौड़ती हुई किचन में अपनी मम्मी को निशान दिखाने के लिए आई और हड़बड़ाते हुए अपने हाथ दिखाते हुए बोली, देखो मम्मा ये, और दंग रह गई। उसके हाथों में कोई निशान नहीं थे। उसने फिर गौर से अपने हाथ उलट पुलट के देखे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फाइजा की मम्मी उसे ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा फाइजा, बोलो भी क्या हुआ है। और फाइजा को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो अटकते हुए मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई, ये वो मम्मा कुछ नहीं। मम्मा बोली, हाँ बेटा बोलो क्या हुआ, तुम ये क्या देख रही हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर उसे अचानक एक बहाना सूझा। वो कहने लगी, कुछ नहीं मम्मा, बस ये कुर्ती की स्लीव्स थोड़ी टाइट हो गई हैं, बस वही दिखाने आई थी। और फाइजा की मम्मा हंसते हुए बोली, तो इसमें इतना दौड़ के आकर इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी, तुम भी ना बस ऐसे ही परेशान करती हो मुझे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर आओ और नाश्ता करो साथ में। फाइजा उलझी हुई अपने रूम में वापस गई। फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आई तो उसके पापा भी मम्मी के साथ वहीं बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उसके पापा बिजनेस की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे। हफ्ते में 2-4 ही दिन घर आते थे, वो भी रात के 10 बजे के वक्त, और सुबह ही फैक्ट्री के लिए निकल जाते थे। फैक्ट्री शहर में थी और वहां जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, तो कभी कभी ज्यादा लेट होने पर वो वहीं रुक जाते थे। उसने पापा को सलाम किया और वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गई और वो अभी भी रात के बारे में सोच रही थी। तभी उसके पापा ने पास में रखा हुआ एक बड़ा सा थैला उठाया और उसकी गोद में रखते हुए मुस्कुराते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट चाइल्ड। तभी उसकी मम्मा भी उसके सर को चूमते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी गुड़िया। ये सुनते ही वो खुशी से खिल उठी और बोली, ओह पापा आई लव यू सो मच, आप कभी मेरा बर्थडे नहीं भूलते। और साथ ही अपनी मम्मा की तरफ देखकर बोली, हाँ मम्मा थैंक यू सो मच। और जल्दी से वो बैग खोलकर देखने लगी। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। वो खुशी से चिल्ला उठी, ओह वाओ पापा ये कितनी खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। और तभी उसकी माँ बोली, आज शाम को पार्टी भी है, अपने सभी दोस्तों को बुला लेना, ओके, और यही ड्रेस पहनना। फाइजा एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ हाँ जरूर मम्मा, मैं सबको इनवाइट करूंगी, पूरी क्लास को, ओके मम्मा। फाइजा के मम्मी पापा हंसते हुए बोले, हाँ बिल्कुल जरूर, लेकिन अब जल्दी नाश्ता करके कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगी। और वो फिर खुशी खुशी नाश्ता करने लगी, इस बात से बेखबर की
कोई दूर बैठकर उसे यूं मुस्कुराते हुए और खुश होते देखकर बस उसे देखे जा रहा था। वो भी उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन बस अभी वो उसे खुश होता देख रहा था। फाइजा कॉलेज पहुंचती है, वहां उसकी सब दोस्त होती है, वो सबसे मिलती है और सबको पार्टी के लिए इनवाइट करती है। फिर क्लास शुरू हो जाती है। जब क्लास खत्म होती है तो महक कहती है, फाइजा सुन, करण तुझे ही देख रहा है काफी देर से। वो मुड़कर देखती है कि उसका क्लास फेलो करण उसे देख रहा था, और जैसे ही फाइजा उसे देखने की कोशिश करती है वो अपने दोस्तों से बातें करने लगता। करण क्लास का सबसे होशियार, मेहनती और चार्मिंग लड़का था। फाइजा की दोस्त सबा तो बस उसी के गुण गाती रहती कि वाओ, ये कितना इंटेलिजेंट है, कितना चार्मिंग है, लड़का हो तो बस इसके जैसा। और फाइजा की सारी दोस्तों को पता था कि वो फाइजा को पसंद करता है, तो वो सब फाइजा को चिढ़ाती भी थी। लेकिन फाइजा ने आज तक उससे बात नहीं की थी। वो फाइजा को भी पसंद था, लेकिन फाइजा खुद उसे बार बार देखना अपनी तौहीन समझती थी और इसलिए उसने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। जबकि महक कहती रही, देख वो तुझे ही देख रहा है, आज तो पक्का ये बात करके ही मानेगा, देख लेना तू। और फिर लंच में महक ने खुद खड़े होकर अनाउंसमेंट की कि आज फाइजा का बर्थडे पार्टी है और आप सब इनवाइटेड हैं। फिर सबने फाइजा को विश किया, लेकिन करण अपने कुछ दोस्तों के साथ उठकर बाहर चला गया। ये फाइजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने उस तरफ कोई ध्यान ना देते हुए अपने काम में बिजी हो गई और सबको सामने आने को कहने लगी। सारी क्लास खत्म होने के बाद जब सब घर जाने के लिए क्लास से निकलने लगे तो करण फाइजा के पास आया और कहने लगा, आई एम सॉरी फाइजा फॉर लेट विशिंग, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और इतना कहकर वो रुका नहीं, बिना कुछ सुने बस सीधा डोर से निकलकर बाहर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने फाइजा का थैंक यू सुन लिया था और वो मुस्कुरा दिया था। फाइजा उसे जाता देख जल्दी से थैंक यू बोलती है और इधर महक और सबा जो कि उसके बगल में ही खड़ी थी उसे छेड़ने लगी। ओहो, तो ये ऐसे बातें होती है मैडम की, हमें तो कभी नहीं बताया। और फाइजा वही अपने नकचढ़े अंदाज में कहती है, क्या नहीं बताया, क्या बकवास कर रही हो तुम सब, उसने बस बाकी सब की तरह विश ही तो किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। तभी महक मुंह बनाकर कहती है कि हाँ हाँ सही तो कह रही है, ऐसे ही तो विश किया है, अगर कोई प्यार व्यार का चक्कर होता तो कोई कहता कि जान। तभी फाइजा उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, महक अब बस भी करो, बहुत हुआ मजाक, ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम खामोश हो जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। और तभी दिव्या कहती है, ओफो फाइजा बस भी करो गुस्सा, महक मजाक ही तो कर रही थी, अपना मूड मत खराब करो, आज तुम्हारे लिए स्पेशल दिन है, इसे ऐसे वेस्ट मत करो। फिर सब घर की तरफ चल देते हैं। फाइजा घर आती है और अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है और फिर करण के बारे में सोचते हुए कहती है, हाँ वैसे जान कहकर भी विश किया जा सकता है। और फिर खिलखिलाकर हंस देती है। वो उसे वहीं बेड पर लेटकर उसे ऐसे देख रहा होता है। वो उसके गालों को छूने की कोशिश करता है कि तभी उसकी मम्मा उसके रूम में खाना लेकर आ जाती हैं। वो उससे कहती है, नजर ना लगे मेरी बेटी को, कितनी प्यारी लग रही है। फाइजा कहती है, अरे मम्मा आप खाना यहाँ क्यों ले आई। फाइजा की मम्मा बोली, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, जब तुम छोटी थी तो ऐसे ही मेरे हाथों से खाने की जिद करके ऐसे ही खाती थी। और वो उसे खाना खिलाने लगती हैं। फिर वहीं बैठकर उसे बाकी की तैयारियों के बारे में बताने लगती हैं कि तभी उसकी कजन राफिया भी अपनी मम्मा के साथ आ जाती है। फाजिया उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वो दोनों बातें करने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद फाइजा की मम्मा उसे तैयार होकर आने की हिदायत देकर नीचे आ जाती है। राफिया उसके तैयार होने में मदद करने लगती है और वो उसे वहीं लेटकर तैयार होते देख रहा था। वो उसे मुबारकबाद देना चाहता था लेकिन उसे डराना नहीं चाहता था। फाइजा खुद तैयार होने के बाद राफिया से कहती है कि तुम भी तैयार हो जाओ, जल्दी पार्टी शुरू होने वाली है। राफिया मुंह धोने वॉशरूम में जाती है और फाइजा खुद शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर वो करण के बारे में सोचती है कि क्या आज वो उसे ऐसे देखकर उसकी तारीफ करेगा। फिर वो नीचे टेबल पर रखा मोबाइल झुककर उठाती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उससे पीछे से करीब होकर कुछ कह रहा है। उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है, सालगिरह मुबारक हो मेरी जान। वो जल्दी से सीधी खड़ी होकर शीशे में देखती है तो उसे एक धुंधला साया जिसके बड़े बड़े पंख भी हैं उसे अपने जिस्म के करीब लिपटा दिखाई देता है और वो डर जाती है। फिर वह जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी कजिन राफिया
दोनों हाथों में तौलिया फैलाए अपना मुंह पोंछते हुए उसकी तरफ आती